कैंसर को क्या हरा पाना संभव है? मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि टेम्परेरी तौर पर रिलीफ मिलता है, चाहे आप सर्जरी कराएं, चाहे आप कीमोथेरेपी लें, चाहे रेडिएशन लें, इम्यूनोथेरेपी लें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन एलोपैथ में है भी नहीं। लेकिन आयुर्वेद जड़ से मानने का प्रयास करता है। आयुर्वेद ये कहता है कि वात पित्त का डिसबैलेंस होना किसी भी बीमारी का बनना, दोनों का तालमेल। जो कैंसर है पांचों प्रोडक्ट गौ में, गौमूत्र, दूध, घी, दही, मट्ठा जो भी बनता है जी। इनका मिश्रण प्लस आयुर्वेदिक औषधि। अभी तो बिल्कुल वो उठ नहीं सकता, उसको सांस लेने में दिक्कत है, और गले से वो कह रहा है इतनी लंबी लार, 3-3, 4-4 फीट की लार बनती है, निकल वो इतनी लंबी टूटती नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। कैंसर आज हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों पर लगातार हम कवरेज करते रहते हैं। डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, हार्ट ब्लॉकेज है, ऐसी कई बीमारियों पे हमारी कवरेज लगातार बनी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आज इस देश की है वो है कैंसर। अलग अलग तरीके की कैंसर, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ना जाने कितने तरीके के कैंसर आज हमारे शरीर में पाए जाते हैं। कुछ आयुर्वेदाचार्यों का, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कैंसर सेल्स आपके शरीर में हमेशा ही रहते हैं और वो पनप सकते हैं कभी भी। लेकिन जब हम अन्य पैथियों में जाते हैं तो सर्जरी, कीमो, रेडियोथेरेपी जैसे बड़े बड़े नाम आप सुनकर वह बड़ा ही अचंभा खाते होंगे कि आखिर ये सब थेरेपीज क्यों कराई जाती हैं। लेकिन क्या इन थेरेपीज के अलावा क्या कोई ऐसा तरीका है कि आपके कैंसर को ठीक किया जा सके, जड़ से खत्म किया जा सके, और क्या ऐसा संभव है कि कैंसर कभी दोबारा ना हो? अभी हम मौजूद हैं आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, दिल्ली नागलोई ब्रांच है ये, और मेरे साथ मौजूद है आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भैया जी। और आपके टीम मेंबर भी हमारे साथ होंगे। आपका शुभ नाम मैं जान सकती हूँ? डॉक्टर नवीन कुमार। डॉक्टर नवीन कुमार, आप भी यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं लगातार? ठीक है। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, क्योंकि कैंसर पे ही हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, आज देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये बन चुकी है, कैंसर को क्या हरा पाना संभव है? देखिए, पूरी दुनिया की जितनी आबादी है जी। उसका 15% कैंसर पेशेंट सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत पेशेंट आजकल घर घर में वायरल की तरह ये फैल रहा है। तो इसके होने के, तो बनने के तो अनेकों कारण आज बन चुके हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट घबराए ना, कैंसर से निजात पाई जा सकती। ठीक है। आजकल जो कैंसर, आपने कहा कि 15% जो है वो इंडिया से है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या भारत में है। खान पान हर चीज़ जो है भारत जैसे बाहर भी होगी और बाहर के जैसे भारत में भी है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि कैंसर की इतनी बड़ी संख्या भारत में है? अनेकों कारण आज बन चुके हैं कैंसर बनने में। जी। शुरुआती टाइम में जब 50-60 साल पहले कोई नाम नहीं जानता था कैंसर का, और यहाँ तक कि टीबी का भी लोग नाम नहीं लेते थे, बड़ी बीमारी कह के उसको पुकारा जाता था। जी। लेकिन आज इसने विकराल रूप ले लिया है। तो उस टाइम में सिर्फ 2 ही कारण होते थे, या तो जेनेटिक प्रॉब्लम या ज़्यादा नशा करने वाला। तो उस समय नशा बहुत कम मात्रा में लोग करते थे, नशे का प्रचलन बहुत कम था, और जेनेटिक सबको होता नहीं है, जी। किसी किसी को होता है। सिर्फ 2 ही कारण थे इसलिए, और वातावरण शुद्ध था। जलवायु का, पर्यावरण का शुद्ध होना विशेष महत्व रखता है। आज अनेकों चीज़ों से कैंसर बन रहा है। रेडिएशन, बेंजीन, हमारा गलत खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, एल्युमिनियम के बर्तन, जिन चीज़ों का हम जितने जितने सुविधा भोगी होते चले गए, उतने ही क्रोनिक बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर से बचा नहीं जा सकता है, कैंसर से बचा जा सकता है, बशर्ते कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, अपने खान पान पे ध्यान दें। आज हम सुविधा भोगी होते हुए हर चीज़ को ये समझते हैं कि हमें हर चीज़ तैयार मिले, अपने मेहनत करना छोड़ दिया है।
बाहर जो खाना मिल रहा है उसी से पेट भर लिया, बिल्कुल जब भूख लगी खाना खा लिया, जब नींद आई सो गए, बिल्कुल भागते भागते पानी पी रहे हैं। ये सब कारण हैं कैंसर बनने के। कैंसर ने एक से एक अनेक क्रोनिक डिजीज बनने के अनेकों कारण हैं। कारण है, इनसे बिल्कुल बचने के लिए हमें खुद से प्रयास करना होगा, हमें बचाने के लिए कोई नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। हम सुविधा भोगी जिस तरीके से होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा शरीर बीमारियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब बात करते हैं कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की, आप उसे सिरे से नकारते हैं कि ये नहीं कराना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कीमोथेरेपी करा रहा है तो उसके शरीर में किस तरीके के प्रभाव पड़ते हैं? नहीं, मैं सिरे से नहीं नकारता इस चीज़ को। मैंने अपने किसी भी आज तक किसी भी पेशेंट को ये नहीं कहा है कि, ना तो मैंने एडवाइस किया है उनको करवाने के लिए, ना ही मैं मना करता हूँ, जी क्योंकि पेशेंट अपनी मर्जी से करता है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि टेम्परेरी तौर पर रिलीफ मिलता है, चाहे आप सर्जरी कराएं, चाहे आप कीमोथेरेपी लें, चाहे रेडिएशन लें, इम्यूनोथेरेपी लें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन एलोपैथ में है भी नहीं। तो कंट्रोल तो कुछ समय के लिए किया जा सकता है, बाकी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता कैंसर सेल्स। ये कीमो बढ़ती चली जाएगी, आगे बढ़ती और एक्स्ट्रा होती चली जाएगी, नंबर कीमो से ऐसा है, कीमो से पेशेंट को कमजोरी इतनी आ जाती है, कब तक कीमो करवाएगा, कब तक रेडिएशन लेता रहेगा, कितने समय तक? 7-8 mg तक जब ब्लड होता है तब तक लगे रहते हैं डॉक्टर, अपना भरपूर प्रयास करते हैं पेशेंट को बचाने के लिए। बिल्कुल एक ब्लड भी चढ़ाते हैं, 2-2 3-3 बार ब्लड भी चढ़ जाता है, लेकिन वो ब्लड तो रुकता नहीं ना, उतना ही हो जाता है, उससे डाउनफॉल में आ जाता है। तो पेशेंट की कंडीशन ये हो जाती है कि वो चलने फिरने के, उठने बैठने के काबिल ही नहीं होता। तो फिर डॉक्टर उसमें क्या करेंगे? उसको लगा ही नहीं पाएंगे, कीमो भी नहीं दे पाएंगे, उनको रेडिएशन भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आप भी, मैं आपकी टीम से भी पूछना चाहूँगी, आप भी जैसे लगातार मरीजों को देखते होंगे डॉक्टर नवीन, कैंसर पेशेंट्स को देखते होंगे, तो मरीजों का सबसे पहला सवाल आपसे क्या होता होगा? कारण पूछते हैं वो, ठीक है, किस वजह से हुआ है। ठीक है। जी, तो अपनी जीवन शैली को चेंज करना पड़ता है। लोग जीवन शैली को चेंज नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हमारे जो कैंसर सेल्स होते हैं वो और ज़्यादा पनप जाते हैं, जिस कारण वो शिकार हो जाते हैं कैंसर के। तो आपको मतलब है कि जीवन शैली ही बेहतर करना ज़रूरी है, जिस तरीके से सर भी कहते रहते हैं। अब किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एक कहावत कही जाती है। तो पहले ही अगर हम किसी बीमारी को पकड़ लें तो वो बाद में एक नासूर नहीं बनता है। कैंसर के क्या लक्षण हैं, किस तरीके से पहचाना जा सकता है? देखिए, जिस चीज़ को हम देखते हैं, किसी चीज़ से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उससे हमें बेनिफिट मिलता है जी, लेकिन हम उससे होने वाले नुकसान के बारे में अनजान भी नहीं है, अनजान नहीं है। जी, कभी भी किसी भी बीमारी के सेल ग्रोथ कर जाते हैं जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। हमारी इम्यूनिटी कब कमज़ोर होती है? जब हमारे बॉडी के 3 दोष, जिसे आयुर्वेद में कहा गया है, वात, पित्त और कफ। जी, मैं इनको बॉडी का मेंटर कह रहा हूँ, बॉडी की देखभाल करने वाले हैं। इनका संतुलन बिगड़ता है। इनका संतुलन जब बिगड़ेगा, जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। इम्यूनिटी कमज़ोर होने का मतलब है कि हमारे गुड सेल्स जो है वो कमज़ोर पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। उन पर कौन सी बीमारी के सेल हावी हो रहे हैं? ठीक है। हर बीमारी के सेल्स हर आदमी में हैं। अब कौन से बैड सेल्स हमारे गुड सेल्स को ख़त्म कर रहे हैं, वही बीमारी हमें लगी। बिल्कुल। मैंने तो आपसे पहचान पूछा कि जिस तरीके से किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, हाँ। या किसी को ओरल कैंसर होने वाला है, या ब्लड कैंसर हो सकता है, तो उसके लक्षण क्या है कि शुरुआती दौर में पहचाना जा सके? मैं जैसे ओरल कैंसर की बात करूं, जी। ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, सैकड़ों प्रकार का कैंसर होता है। जी, ज़रूरत से ज़्यादा, कहते हैं ना कि अरबों खरबों कोशिकाएं हमारी शरीर में हैं। जी, अर्धविकसित कोई भी कोशिका जब ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है तभी कैंसर बनता है। बिल्कुल। ये एलोपैथ का मानना है, आयुर्वेद भी इस चीज़ को मानता है। लेकिन आयुर्वेद जड़ से मानने का प्रयास करता है। आयुर्वेद ये कहता है कि वात पित्त का डिसबैलेंस होना किसी भी बीमारी का बनना, दोनों का तालमेल। ठीक है। तो हर व्यक्ति में, जैसे कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग है, तो किसी में वात के कारण कैंसर हो सकता है, किसी में पित्त इम्बैलेंस है उसके कारण कैंसर हो सकता है, ऐसी समस्या है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है। जैसे तो किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी की उंगलियों में दर्द है, तो ये जैसे को कहते हैं कि भाई ये वात रोगी है। ठीक है। और कुछ पेट की समस्या होती है, भाई ये पित्त रोगी है। तो
तो अलग 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 शरीर अलग, के हाँ, हिसाब से अलग अलग जी। चीज़ है। इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ अगर जब हम जाते हैं कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि आयुर्वेद के अलावा जो तमाम पैथियाँ हैं वहाँ तो कीमो, रेडिएशन, दवाइयाँ, डॉक्टर्स यही हैं सिर्फ, और आपके पास या आयुर्वेद में खास तौर पे क्या इलाज है इसका? तो मैं तो ये बताता हूँ कि मैं आयुर्वेद तरीके से इसका इलाज करता हूँ, पंचगव्य थेरेपी से। पंचगव्य थेरेपी का मतलब है गौ माता के 500 प्रोडक्ट जी, प्लस आयुर्वेदिक औषधियाँ, उनके मिश्रण से सारी मेडिसिन तैयार की जाती है ठीक है। और वो कैंसर पेशेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो 5 तत्व जो है गौ माता के, उनका इस्तेमाल आप करते हैं, कर्क्यूमिन आप देते हैं लोगों को जो कैंसर है जिनको। 500 प्रोडक्ट गौ में, गौमूत्र, दूध, घी, दही, मट्ठा जो भी बनता है, जी इनका मिश्रण प्लस आयुर्वेदिक औषधियाँ। जी। इसके अलावा और भी क्या इलाज है आपके इस हॉस्पिटल में? हाँ, इसके अलावा कैंसर और पाइल्स को मुख्य रूप से फोकस कर रहा हूँ। हर बीमारी का इलाज हमारे हॉस्पिटल में किया जाता है। आज मैंने दिल्ली ब्रांच की ओपनिंग की है। जी आज से पहले हम एक फ्लैट में बैठ के दूर दराज से जो पेशेंट आते थे उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाते थे, सिर्फ एक दिन संडे के दिन आता था मैं। जी जी। लेकिन अब ये 24 आवर्स के लिए सर्विस अवेलेबल है और पेशेंट को एडमिट करने की भी सुविधा यहाँ है। 24 घंटे ये दिल्ली ब्रांच खुली रहेगी। और अभी टाइम टेबल मैंने सेट नहीं किया, संडे को तो मैं आता ही रहूँगा, 1-2 दिन का टाइम मैं भी जैसे जी जी जी। निकालूंगा यहाँ के लिए एक्स्ट्रा से। बाकी मेरी टीम यहाँ लगी रहेगी। इसके अलावा हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, पंचकर्मा और पाइल्स क्षार सूत्र से सर्जरी। तो आप जब 24 घंटे के लिए एक हॉस्पिटल की ओपनिंग कर रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट जैसे आप पहले बताते थे पॉकेट फ्रेंडली था, सिर्फ 9,000 या 10,000 का सबका डिलीवरी आप देते। अब जब 24 घंटे के लिए आप एक हॉस्पिटल चलाएंगे तो ये थोड़ा महंगा नहीं पड़ जाएगा या पेशेंट्स के लिए? अभी इसके बारे में अभी कोई बढ़ाने का विचार नहीं किया है मैंने, वही रवैया चलेगा जो पहले चलता आ रहा था। अभी कोई फीस नहीं बढ़ेगी। अच्छा, तो एडमिट हो सकता है मरीज यहाँ पर हाँ, आके? एडमिट होने का तो देखो, जैसे कोई पंचकर्मा के लिए एडमिट हो रहा है तो उसके तो चार्जेस अलग हैं। हर बीमारी के लिए हर अलग? बीमारी के लिए अलग अलग है। ये सिर्फ मैं आपको जो है कैंसर के बारे में बताया है। ये कैंसर की फीस फिलहाल वही रहेगी। ठीक है। बाकी और बताएं कि जो बच्चे हैं वो भी आपके पास आपकी जो दवाइयाँ हैं उसका कंजप्शन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी कल एक पेशेंट दोसा राजस्थान से मेरे पास 7 साल का बच्चा था, उसको मैंने मेडिसिन प्रोवाइड करवाई है। ब्रेन ट्यूमर है उसको, हर जगह से थकार लिया। उसके बाद मेरे पास आया था, मैंने कहा भाई 1 महीने आप ये दवा खिलाओ ना, उसके बाद में इनका रिजल्ट देखने के बाद हम बस उस बच्चे को पंचकर्मा करेंगे जी। तो रिलीफ मिलेगा उसको। तो अभी उसकी मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है मुझे, क्योंकि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता मेडिसिन से। बिल्कुल। तो अभी क्या कंडीशन है उस बच्चे की? अभी तो बिल्कुल वो उठ नहीं सकता, उसको सांस लेने में दिक्कत है और गले से वो कह रहा है इतनी लंबी लार, 3-3, 4-4 फीट की लार बनती है, वो उतनी लंबी टूटती नहीं है। जी जी। खाने को मन नहीं करता, पहले बोलता था, बोल भी नहीं पाता है। काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो बेड पे ही है वो बच्चा। अच्छा, बाकी मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेडिसिन लेने के बाद में आपकी मेडिसिन वो लगातार ले जी रहे हैं? जी जी लगातार अभी दी है मैंने। तो पिछले 1 दवा भी महीने से? दी है, दुआ भी दी है कि बच्चा, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी स्वस्थ होगा। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि जिस तरीके से आर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए कैंसर के मरीज ठीक हो रहे हैं, अभी तक कई हम मरीज से मिल चुके हैं, आप जब यहाँ पर हैं 24 घंटे आप हैंडल करेंगे आशा है, तो आपका क्या कहना है इस प्रोटोकॉल को लेकर? हम पेशेंट की ना 24 आवर्स देखभाल करेंगे। इमरजेंसी होती है तो भी हम यहाँ पे उनको जरूरत के अनुसार मिलेंगे। ज़रूरत के अनुसार आप रहेंगे यहाँ पर। चलें, बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी कैंसर के मरीजों को लेकर, और जिस तरीके से बताया गया कि 24 घंटे के लिए यहाँ पर दिल्ली के नागलोई में सेंटर की ओपनिंग हुई है, और पहले सिर्फ संडेज पर यहाँ पर हुआ करते थे। इनकी ब्रांचेस हरियाणा और अभी फ़िलहाल दिल्ली में हैं, और बाकी भी आपको आगे जो सेंटर्स होंगे उसकी जानकारी मिलेगी। आपके कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं।